So, hello everyone, welcome to e-student platform। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब हम लोग स्टार्ट किए थे BHU PET केमिस्ट्री 2016 का क्वेश्चन पेपर और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ RC by RA radius ratio of cation and anion is equals to 0.213. The coordination number of cation is, ठीक है, मतलब ये आपको R कैटायन बाय R एनायन का आपको रेशियो बताया गया है, तो उससे आपको निकालना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से दिखने को मिलेगा, दिस इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेडियस रेशियो रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए क्या होता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको टेबल बना करके बता देता हूँ कि इसमें हम लोग को रेडियस रेशियो का जो टेबल होता है वो देखिए कैसा होगा, है ना। सपोज यहाँ पर मैं 3 कॉलम आपको बनाकर बता देता हूँ। ठीक है, क्या ओके, सो 3 कॉलम मैं आपको बना करके बता देता हूँ। ओके, ये आपके पास कॉलम नंबर 1, ये आपके पास कॉलम नंबर 2 और ये आपके पास कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में हम लोग लिखेंगे रेडियस रेशियो, इसमें हम लोग लिखेंगे रेडियस रेशियो। सेकेंड वाले पर लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड पर लिखेंगे टाइप ऑफ वॉइड। ओके, ठीक है, तो यदि हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, लेस देन 0.155, तो उसमें कोऑर्डिनेशन, यदि रेडियस रेशियो लेस देन 0.155, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 टाइप ऑफ वॉइड लीनियर। नेक्स्ट देखिए, रेडियस रेशियो इज 0.155 से लेकर 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वॉइड है आपके पास ट्रायंगुलर प्लेनर। नेक्स्ट देखिए, रेडियस रेशियो आपके पास 0.225 से लेकर 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 4, टाइप ऑफ वॉइड है आपके पास टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखिए, रेडियस रेशियो है आपके पास 0.414 से 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 6, टाइप ऑफ वॉइड है आपके पास ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन जो रेडियस रेशियो है दैट इज 0.732 से 1.00, कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। ठीक है, और यहाँ पर टाइप ऑफ वॉइड है क्यूबिक। ठीक है, ये आ गया। अब रेडियस रेशियो इफ 1 या फिर इससे ग्रेटर, ठीक है, सो यहाँ पर आपका टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो ये यदि 1 हो गया, ठीक है, ये यदि 1, देन कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और इसका टाइप ऑफ वॉइड आ जाएगा CCP या HCP। ठीक है, CCP या HCP यानी कि क्यूबिक क्लोज। ठीक है, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग इन शॉर्ट लिख सकते हैं क्लोज पैकिंग। क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्लोज पैकिंग। ओके, सो अब हम लोग को क्या दिया हुआ था, जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था दैट वाज 0.213। ठीक है, तो 0.213 देखिए कहाँ पर लाई कर रहा है, इस पोजीशन पर लाई कर रहा है ना, 0.213। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मतलब ये भी एक नॉलेज बेस्ड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड में ही थर्ड दिया हुआ है, तो ठीक है, ये हम लोग का आ गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी नॉर्मल मोड्स आर पॉसिबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल। देखिए नॉर्मल मोड्स, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्मल मोड्स क्या है,
इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें वाइब्रेशनल मोड्स कितने हैं, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मोड्स मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, ओके। तो वो हम कैसे करते हैं, देखिए टोटल होता है हम लोग के पास 3n, और वाटर कैसा दिखता है, वाटर इज सॉरी देखिए वाटर ऐसा दिखेगा, यानी कि दिस इज पॉली एटॉमिक एंड नॉन लीनियर, ठीक है। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, तो उसके लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3n-6, ठीक है। अब n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने देखिए 1 2 3, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे 3 × 3 - 6 दैट इज 9 - 6 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 3, तो इसमें कितने नॉर्मल मोड्स है, दैट इज 3, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को इसे निकालना है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। इसमें देखिए क्या पूछा है, what will be the ESR frequency of a free ion in a magnetic field of 0.34 Tesla given that G is equals to 2.0023, beta is equals to 9.273 into 10 to the power minus 24 joule per Tesla, and H is equals to, अब सभी को पता है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ओके। सो इसको कैसे सॉल्व करना है ना। सो देखिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये तो सभी को पता है, और डेल्टा ई इज ऑल्सो इक्वल्स टू जी एन म्यू एन एंड बीटा एन, ठीक है, या फिर बीटा जेड, ठीक है, बीटा जेड, ओके। सो यहाँ से हम लोग म्यू का वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ से म्यू का वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू जी एन म्यू एन, ठीक है। म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जी एन म्यू एन बीटा जेड डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से इसका फर्दर हम लोग सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, है ना। देखिए तो ये क्या हो जा रहा है, जी एन का वैल्यू है आपके पास 2.0023 मल्टीप्लाइड बाई म्यू एन कितना है आपके पास 0.34, ठीक है, टेस्ला, मल्टीप्लाइड बाई होगा आपके पास कितना, बीटा का वैल्यू बीटा जेड, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 9.273 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक है। ये सपोज आप कैलकुलेटर से तो कर लेंगे, मगर यदि बीएचयू में आपको करना है तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। वो देखिए आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। इसको आप अज्यूम कर लीजिए 2, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप क्या कर लीजिए 10 टू द पावर माइनस 24 और 34 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर, ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 10, ओके। ऊपर आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर 10, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे देखिए यदि हम लोग इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा करीब 9.50 गीगा हर्ट्ज, ठीक है, ये आ जाएगा 9.50 गीगा हर्ट्ज, ओके। तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ये वाला, देखिए 9.50 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। ये हो तो जाएगा, लेकिन एग्जाम में हम लोग को इसका सही कैलकुलेशन भी तो करना है, उसके लिए देखिए कैसे करना है हम लोगों को अप्रोच, ठीक है, बताता हूँ अभी। देखिए इसके लिए हम लोग को कुछ अच्छा खासा अजम्पशंस करने पड़ेंगे, तभी हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज ये वैल्यूज बहुत ही अजीब से हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर 10 टू द पावर 10, ठीक है। इसमें सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा वरना ये कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से लिख देंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए 2 × 3 इज 6
ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, दैट वुड बी 9 इंटू 10⁹ हर्ट्स। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 9 गीगाहर्ट्ज। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एक इसका एस्टिमेट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो ऐसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बट एटलीस्ट इसके क्लोज तो हम लोग जा ही सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू एंड दिस इज द क्लोजेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन हम लोग किए हैं, इसीलिए इतना डेविएशन हुआ है, लेकिन तब भी हम लोग को वैल्यू तो मिल ही गया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको हम लोग को ऐसे एस्टिमेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको हमेशा इसका एस्टिमेशन भी बता देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इन रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रम कहीं पर पढ़ाया जाता है, कहीं पर नहीं पढ़ाया जाता है, मगर इसको आपको बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, कि रमन स्पेक्ट्रम में इसका सिलेक्शन रूल जो होता है दैट इज डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +-2। ठीक है, ये होता है रमन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, अलग अलग स्पेक्ट्रम के लिए भी आपको सिलेक्शन रूल पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा और भी जो भी है आपके पास। ठीक है, NMR वगैरह सबके लिए आपको सिलेक्शन रूल पढ़ना। ठीक है, सिलेक्शन रूल इज अ मस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसीज इन रमन स्पेक्ट्रम इज नोन एज। ठीक है, जो हम लोग के पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है एंड स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग नाम देते हैं रमन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रमन फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं। ठीक है, ये भी आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बेसिक आइडिया रख लीजिए, क्योंकि किसी ईयर में भी हो सके इतना सब कुछ पूछ ले रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आमतौर पर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, बट मे भी पूछ ले। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, इट इज फ्रॉम फिजिकल स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो और इसके साथ साथ आप स्टोक्स लाइन भी देख लेना, स्टोक्स लाइन क्या होता है, एंटी स्टोक्स लाइन देख लेना क्या होता है, पी ब्रांच क्या होता है देख लेना। ठीक है, पी ब्रांच में भी थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, तब भी देख लेना। स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, रमन फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ आपको देखना है, रिले लाइन वगैरह सब कुछ आपको देख के रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, आपको नहीं पता होगा तो नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट, द लॉ विच relates solubility of a gas to its pressure is called। the law which relates solubility of a gas to its pressure। ठीक है, प्रेशर के साथ हम लोग इसका solubility रिलेट करते हैं। ठीक है, दैट इज उस लॉ को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, ये हम लोग 11th-12th में पढ़े थे। ठीक है, 11th में पढ़े थे शायद। ठीक है, इसको हम लोग क्या, नहीं 12th में पढ़े थे शायद। इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। और राउल्स लॉ क्या होता है, ये आप शायद से भूल गए। वहां पर हम लोग उसका मोल फ्रैक्शन और इसका प्रेशर के साथ हम लोग उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि आप राउल्स लॉ भी देख लेना, इसका पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देख लेना, हेनरीज लॉ देख लेना। ठीक है, इसका में भी थोड़ा एप्लीकेशन देख लेना हेनरीज लॉ का। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो खैर वो तो हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑसवर्ल्ड लॉ देख लेना। ठीक है, ये सब आप देख लेना। ठीक है, मैं भी कहीं से क्वेश्चन पूछता। ठीक है, क्योंकि 2015 में आप देखेंगे तो इन्हीं दोनों में से आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, राउल्स लॉ और हेनरी लॉ एक ही क्वेश्चन में दे दिया था। ठीक है, कि कौन सा ओबे करेगा कौन सा नहीं ओबे करेगा, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था 2015 में। ठीक है, और 2016 में देखिए फिर से वैसे टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ये लोग घुमाते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके या फिर सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has a bond order of 2.5। ठीक है, हम लोग को इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ठीक है, Which of the following has a bond order of 2.5। ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब हेनरीज लॉ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या था, S इज इक्वल्स टू KH इंटू पी। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या था, S इज इक्वल्स टू KH इंटू पी। ठीक है, जहाँ पर ये कॉन्स्टेंट होता था। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ द गैस, ये सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये था हेनरीज लॉ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5। देखिए, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो का ही निकाल के बताऊंगा, आपको बाकी का निकालना है। ओके, ये हम लोग उनका एमओ डायग्राम से निकाल सकते हैं।
ठीक है। सपोज यदि मैं आपको N2 का निकाल के बताता हूँ, यदि N2 का हम लोग को एमओ डायग्राम देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 1s, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आपके पास दिखेगा 2s, ठीक है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट आपके पास दिखेगा क्या 2p। 2p में कैसा होता है देखिए, 2p में आपके पास कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है 2p में, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में N2 मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। अब हम लोग को देखना है इसका, जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये हम लोग निकालते हैं। तो बॉन्डिंग में देखिए कितने हैं, ठीक है, ये क्या है बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम लोग, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं देखिए 2 4 6 8 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2 और 4, 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है। और इसी कारण से हम लोग को N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको इन सब में देखना है, ठीक है, कि किसमें ये बॉन्ड ऑर्डर फॉलो होता है 2.5 का, ठीक है। तो HCl में भी नहीं होता है फॉलो, ठीक है। HCl में इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ जाता है 1 के आसपास, ठीक है। अच्छा, CO का भी डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। और इसमें भी 2.5 तो नहीं होता, 2.5 होता है देखिए NO में, ठीक है। NO में क्या होता है, NO में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो ये NB होता है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स NB इज इक्वल टू 10 होता है, और NA इज इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। NO का भी डायग्राम सिमिलर सा होगा, बट इसमें कौन समय लगा 20-25 मिनट। ओके, सो सॉरी, ठीक है, इसको हम लोग अब आगे देखते हैं। तो NB की कितना दिया हुआ है 10, NA कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू NB माइनस NA। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 10 माइनस 5 दैट वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2 दैट इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे कैलकुलेशन कर सकते, देखिए N2 और NO का डायग्राम नियर अबाउट सेम है, ठीक है। तो बस उसमें मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो उसके कारण थोड़ा थोड़ा ये सब वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 7 + 7 यानी कि 14, ठीक है। दो नाइट्रोजन में 7 + 7 यानी कि 14, और इसमें कितना होता है, इसमें होता है 7, इसमें होता है 8 यानी कि 15 हो जाता है। 15 होने के कारण क्या होता है, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी चला जाता है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी चला जाता है, ठीक है। इसके कारण एक यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाता है, ओके। सिमिलर सही रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइप का रहता है, ठीक है। वो आप देख लेना, ठीक है, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। और N2 का एमओ डायग्राम, O2 का एमओ डायग्राम, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ one normal solution of an electrolyte is nearly the equivalent conductance of a one normal solution of an electrolyte, ये किसके करीब होगा, ठीक है। वन नॉर्मल सोल्यूशन है हम लोग के पास, तो देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हम लोग का लैम्डा इक्यू, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दिस इज इक्वल्स टू कप्पा, ठीक है, यानी कि कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम लोग हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देंगे हम लोग। ओके,
तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो इसको जब फर्दर हम लोग देखेंगे, देखिए तो नॉर्मलिटी हम लोग को कितना दिया हुआ है, नॉर्मलिटी हम लोग को दिया हुआ है 1 नॉर्मल, यानी कि इसका वैल्यू है 1, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास कप्पा बाई 1 इंटू 1000, ठीक है। यानी कि दिस इज कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000, और 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 10⁻3, ठीक है। तो जिसमें से ये कप्पा क्या है, हम लोग का स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है। तो जो फाइनल हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 10⁻3, ठीक है। तो 10⁻3 टाइम्स, ठीक है। जो करेक्ट आंसर हम लोग का आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। आपको लैम्डा EQ और आपको लैम्डा M का भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ओके। उसमें नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी आ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द टर्म सिंबल्स फॉर Mn यानी कि मैंगनीज एंड टाइटेनियम, ठीक है। मैंगनीज एंड टाइटेनियम, इनके लिए टर्म सिंबल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, Mn यानी कि D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। देखिए मैंगनीज के लिए होता है D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम लोग इसका 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज होते हैं, M का वैल्यूज क्या होते हैं, देखिए इट इज इक्वल्स टू 0 +1 +2, यहाँ पर -1 -2, ओके। D5 है यानी कि हर ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग N का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। N का वैल्यू कितना होगा, N इज इक्वल्स टू 5, तो N इज इक्वल्स टू 5 यानी S इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। तो जो हम लोग का स्पिन मल्टीप्लिसिटी SM इज इक्वल्स टू 2S + 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 5/2 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 5 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो S का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 6, ओके। L का वैल्यू निकालना है, L D है, ठीक है। अच्छा L का वैल्यू निकालना है तो ये क्या होगा आपका समेशन M, ठीक है, समेशन ML, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, आपको इन सभी को ऐड करना है ना, यानी कि हो जाएगा -2 -1 +0 +1 +2। यहाँ सब देखेंगे कि सब कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लोग का L का वैल्यू कितना आएगा, L इज इक्वल्स टू 0, दिस करस्पॉन्ड्स टू S, ठीक है, दिस करस्पॉन्ड्स टू S, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग के पास देखिए क्या आ रहा है 6S, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आके अब हम लोग को देखना है J, ठीक है। सो J वैल्यू क्या होगा, J वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना है, दिस इज L + S से लेकर के L - S तक आता है इसका वैल्यू, यानी कि 0 + 6 से लेकर के, ठीक है, 0 + 6 से लेकर के 0 - 6 तक आएगा, मतलब इसका मॉड लेना है तो एक ही वैल्यू आता है, तो वो तो 6 आता है, ओके। सो J का वैल्यू, ओके सॉरी, S तो हम लोग के पास 5/2 था, सॉरी S हम लोग के पास क्या था, ये तो SM था, और S हम लोग के पास क्या है, S इज 5/2, ठीक है। ये है हम लोग के पास S। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 + 5/2 से लेकर 0 - 5/2, और जब इसको हम लोग मॉड लेंगे, ठीक है, तो एक ही वैल्यू हम लोग के पास आएगा दैट इज 5/2। तो J का वैल्यू हम लोग के पास हो गया 5/2, है ना। अब टर्म सिंबल लिखने का हम लोग के पास क्या तरीका पता है हम लोग को, टर्म सिंबल को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर SM, यहाँ पर L, यहाँ पर J, ठीक है। तो Mn के केस में क्या होगा, Mn के केस में होगा SM है 6S और 5/2, ओके, 6S 5/2, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा Mn के लिए, ठीक है, 6S 5/2। देखिए इससे हम लोग का कौन कौन सा ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। देखिए 6S 5/2, 6S 5/2, ये कटा, 6S 5/2, ये कटा, 6S 5/2, ये कटा, 6S 5/2, हाँ ये है, ये सही है, और यही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सही, ठीक है, ओके, ऑल राइट।
मगर इसके साथ साथ हम लोग को इसे भी हम लोग को जस्टिफाई करना पड़ेगा, है ना। इसे भी हम लोग देख लेते हैं, वो क्या बताया गया है हम लोग को टाइटेनियम का करने के लिए, ठीक है ना। सो टाइटेनियम का भी हम लोग कर लेते हैं। टाइटेनियम में आपको क्या पता है, टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम, यानी कि इसमें आपका होता है D2, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, देखिए सिमिलर प्रोसेस ही हम लोग को फॉलो अप करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आपका M या ML, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, 0, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +2 +1, यहाँ पर -1 -2, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने फिल कर दिया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n = 2, तो S = हो जाएगा 2/2, दैट इज 1। तो Sm = हो जाएगा कितना, 2s + 1, दैट इज = 2 × 1 + 1, दैट इज = 2 + 1, दैट इज = 3, ठीक है। तो ये हम लोग का Sm का वैल्यू आ गया और ये हम लोग का S का वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है L क्या हो जाएगा आपका समेशन ml, दैट इज = +2 और +1, ठीक है, क्योंकि इन सब में तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इन्हीं दो में इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो दैट इज = 3 या फिर +3, जो भी आप बोले। सो दिस करस्पॉन्ड्स टू क्या, देखिए यहाँ पर L का वैल्यूज और यहाँ पर हम लोग इसका टर्म्स वगैरह लिखते हैं। देखिए S P D F, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3, और इसके बाद भी हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो F के लिए हम लोग को मिल रहा है 3, यानी कि ये जो 3 है दिस करस्पॉन्ड्स टू F, ठीक है। L का वैल्यू हम लोग को मिल गया F। नेक्स्ट हम लोग को देखना है J। ओके, J आपको मैंने जैसे बताया था, J करस्पॉन्ड्स फ्रॉम L + S टू L - S। ओके, L + S दैट इज ये आपके पास आ जाएगा 3 और S क्या है 1। सो 3 + 1 से लेकर के 3 - 1, यानी कि यह है आपका 4 से लेकर के 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 3 और 4, ठीक है। तो J के 3 वैल्यूज है। अब हम लोग को एक रूल पता है, ठीक है, कि J = J minimum when it is less than half filled, ठीक है, ये हम लोग को रूल पता है, ठीक है। J = J minimum, और क्या होता है J = J when it is half filled, ठीक है। और एक रूल हम लोग को पता है, it is = J max when it is greater than half filled, ठीक है, ये भी हम लोग को पता है ना। सो यहाँ पर हम लोग क्या है लेस देन हाफ फील्ड, देखिए ये लेस देन हाफ फील्ड है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर लेंगे J मिनिमम। तो J मिनिमम कौन सा है 2, ठीक है, ये होता है 2, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या वैल्यू मिला, देखिए हम लोग को किस टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करना था, दैट इज SM L J, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए SM मतलब 3F2, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया किसके लिए, फॉर TI के लिए क्या आ गया हम लोग के पास 3F2। ओके, तो ये आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। सो क्या क्या करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का 3F2 और 6S 5/2। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यदि एग्जाम में आपका ये आप पहले निकाल लेते हैं, ये आपका आंसर आ जाता है, इसको आपको निकालने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, 120 क्वेश्चन फॉर 120 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया है, द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन L डायमेंशन बॉक्स, सॉरी इन ए 1 डायमेंशन बॉक्स इज गिवन बाय, ठीक है। 1D बॉक्स में एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, क्वांटम में पार्टिकल इन ए बॉक्स में से 1D बॉक्स, ठीक है, 1D बॉक्स का क्वेश्चन है। सो 1D बॉक्स में हम लोगों को क्या दिखता है, उसमें एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, n² डिवाइडेड बाई 8mL², ये होता है एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, n² डिवाइडेड बाई 8mL²। तो हम लोग यहाँ से मैच कर लेते हैं, n² डिवाइडेड बाई 8mL²। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम
रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है, देखिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना है, ठीक है, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई e स्क्वायर m, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई e स्क्वायर m, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें भी आपको ना एक चीज पर आप ध्यान देंगे तो भी आपका आंसर सॉल्व हो जाता है, दैट इज r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई m, ठीक है, इस पर भी यदि आप ध्यान देते तो भी आपका ये सॉल्व हो जाता है। देखिए n स्क्वायर बाई m आपको कहाँ पर मिल रहा है, n स्क्वायर बाई m, हाँ ये हो सकता है, n स्क्वायर बाई m स्क्वायर नहीं होगा, n स्क्वायर बाई m स्क्वायर नहीं होगा, n स्क्वायर बाई m, हाँ ये भी हो सकता है, फिर आपको ये बाकी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पाई स्क्वायर तो रेयरली कभी होता है, ठीक है, ये पाई स्क्वायर भी बहुत रेयरली होता है, ठीक है, ये पाई स्क्वायर नहीं होता है आमतौर पर, है ना, तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं, तो हम लोग का फिर आंसर यही बच जाता है। ये पूरा वैल्यू तो आपको याद होगा तो सबसे बेस्ट है, नहीं भी होता है तो ये आपको कम से कम याद होना चाहिए, ओके। सो दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हम लोग को कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अज्यूमिंग दैट द फोर्स कांस्टेंट for C++C, C++C, C single bond C are in the ratio 3:2:1 and normal range of CC stretch absorption, ठीक है, is 160 is 1630 to 1690. What range would you expect for C++C stretch vibration, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना मतलब कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यदि आपको इसका एक ब्रीफ आइडिया होगा तब भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका जो रेंज आता है दैट इज नियर अबाउट दिस वन, ठीक है, 2005 2080, ठीक है। अभी ये मैं कैसे बता रहा हूँ ये भी मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके ब्रीफली बता देता हूँ, ठीक है। जो ये हम लोग का ये है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ओके, ये है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उसमें एक हम लोग का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दैट इज हुक्स लॉ, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ में हम लोग बताते हैं कि ये जो न्यू बार होता है, ठीक है, या फिर जो न्यू होता है ना, दैट इज, ठीक है, ये न्यू बार दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, यहाँ पर ये न्यू बार क्या होता है, दिस इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू k बाई म्यू, ठीक है, जहाँ पर k क्या है हम लोग का फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को बताया गया है, यहाँ पर k है हम लोग के पास फोर्स कांस्टेंट, ओके। और k का आपको देखिए रेशियो बताया गया है, ठीक है, k का हम लोग को रेशियो बताया गया है किसके किसके बीच में, देखिए C++C इज टू C++C इज टू C सिंगल बॉन्ड C, दिस इज 3:2:1, ठीक है, यानी कि यदि हम लोग बस C++C और C++C का रेशियो देखेंगे दैट इज 3:2, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं 1:1.5, ठीक है, C++C के लिए 1 होगा तो C++C के लिए 1.5 होगा, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हम लोग को दिख रहा है म्यू इज प्रोपोर्शनल टू √k, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग को क्या दिखेगा, न्यू ऑफ C++C डिवाइडेड बाई न्यू ऑफ C न्यू बार C++C is equals to √k of C++C डिवाइडेड बाई k of C++C, ठीक है। अब इनका रेशियो हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पर है 1.5 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज √1.5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख जाएगा, न्यू बार ऑफ C++C is almost equals to 1.5 multiplied by new bar of C++C that is √1.5 into, एक बार तो हम लोग इसमें क्या लेंगे 1630 से लेकर 1690, ठीक है, इतने के साथ हम लोग यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक बार हम लोग के पास वैल्यू आएगा करीब करीब 1996, ठीक है, पॉइंट समथिंग आएगा से लेकर 2069 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इस मतलब इस रेंज से मिलता जुलता कौन सा रेंज है, दैट इज दिस वन, ठीक है। अच्छा एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि हुक्स लॉ बस हम लोग को एक अच्छा एस्टिमेट करने के लिए हेल्प करता है, ये कभी भी एक्यूरेट वैल्यूज नहीं बताता है, एक्यूरेट वैल्यूज हमको एक्सपेरिमेंट करके ही मिलता है, बट ये एस्टिमेट के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है।
सपोज आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आपको इसके आसपास तो पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये हुक्स लॉ मदद करेगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ इसके लिए हम लोग को हुक्स लॉ हेल्प करता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स, द नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस, इसमें हम लोग को नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स देखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट जो मतलब कि कितने कितने केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास एक सिग्नल तो आपके पास इस हाइड्रोजन का आ जाएगा 1, इसका आपके पास आ जाएगा सेकेंड तो 2, ठीक है। इन दोनों का आपको सेम सिग्नल मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का आपको सेम सिग्नल मिलेगा 3, ठीक है। और इन दोनों का आपको सेम सिग्नल मिलेगा दैट इज 4, ठीक है। और इसका आपको एक और सिग्नल मिलेगा, ठीक है, दैट इज 5, ठीक है। ये आपको तब मिलता है जब आपके पास बहुत ही मतलब कि अच्छा वाला एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मगर देखिए ऑप्शन में आपको 5 नहीं दिया हुआ है, आपको इसे फिर कैसे टैकल करना है। यदि 5 दिया रहता तो 5 लेते, क्योंकि ऑप्शन में हम लोग को 5 नहीं दिया है तो हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग मानेंगे 1 जैसे मान रहे थे, इसको हम लोग मानेंगे 2, और इस पूरे को इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लेट मान लेंगे, ठीक है। और इस पूरे को हम लोग मान लेंगे 3, ठीक है। क्योंकि यदि ये हम लोग का जो यदि हम लोग को इसे कम फ्रीक्वेंसी वाले एनएमआर में देखते हैं तो उसमें हम लोग को ये उतना क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं होता, ठीक है। उसमें ये मल्टीप्लेट बन जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर हो जाएगा 3, नहीं तो इसका आंसर होता 5, ओके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। At what field would methyl radical come into resonance in spectrometer operating at 9.5 gigahertz? Okay, at what field would methyl radical come into resonance in spectrometer operating at 9.5 gigahertz? और G वैल्यू हम लोग को बताया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। हम लोग फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग कर रहे थे कब से, डेल्टा E is equals to H nu is equals to Gn mu n and बीटा z Bz। तो यहाँ से Bz का वैल्यू निकल जाएगा कितना, Bz is equals to 6.626 इंटू, मतलब देखिए Bz को हम लोग क्या वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। Bz is equals to H nu डिवाइडेड बाई Gn इंटू म्यू एन, ठीक है। H nu डिवाइडेड बाई Gn इंटू म्यू एन, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपके पास, वैल्यूज देखिए क्या आएंगे। H का वैल्यू दैट इज 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाई 9.5 गीगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाई हम लोग करते हैं G का वैल्यू 2.0026 मल्टीप्लाइड बाई 9.273 इंटू 10 टू द पावर -24, ये आ गया म्यू एन का वैल्यू, ठीक है। इसको जब हम लोग फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.34 टेस्ला, ठीक है। 0.34 टेस्ला। देखिए ऐसे सिमिलर सही क्वेश्चन आपको पहले भी आया हुआ है ना, शायद आपको याद है कि नहीं, आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें म्यू एन का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन देखिए एकदम सिमिलर सा है। कहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करवाया था, देखते हैं इधर ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है 0.34, G का वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, H का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following molecule will show rotational spectrum? ठीक है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए उसमें क्या नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यदि आप देखेंगे, है ना, which will show pure rotational spectrum, ठीक है, तो उसमें डाइपोल मोमेंट होना चाहिए।
तो ये सब तो नहीं होंगे, ठीक है, ये सब तो नहीं होंगे, क्योंकि Cl2 देखेंगे आप, Cl इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। C6H6 देखेंगे, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो हर तरह से आपको इक्वली नजर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम 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 सेम, इसमें भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब बचते हैं वाटर और H2O के बीच में, ठीक है। सो इसमें हम लोग ये CH4 मॉलिक्यूल देखते हैं। देखिए CH4 मॉलिक्यूल में क्या होता है, CH4 इसमें ऊपर की तरफ आपको 2 हाइड्रोजन दिखेंगे, नीचे की तरफ आपको 2 हाइड्रोजन दिखेंगे, ठीक है। तो एक आपके पास डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक आपके पास डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा H2O। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। इनमें से कौन फॉर्म करता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। सो इसका जो आंसर है देखिए, दैट इज Al2Cl3, ठीक है। Al2Cl6 जो है, Al2Cl6 में यहाँ पर होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आप इसका यदि स्ट्रक्चर देखते हैं डाइमर स्ट्रक्चर में, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ठीक है। और जब हम लोग BeCH3 या फिर MgCH3 इनमें देखते हैं, ठीक है ना, ऐसे कि ये MgC ये वाला जो बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दैट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। सो ये वाला हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, दैट इज MgCH3 ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर BeCH3 रहता तो ये भी हो सकता था, लेकिन अब ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। Al2Cl6 में क्या होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो हम लोग हमेशा से बचपन से पढ़ते आए हैं 11-12 से, दैट इज डाइबोरेन, ठीक है, B2H6, ठीक है, B2H6 में भी पाया जाता है ना, ये भी आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉट एक्वस सोल्यूशन ऑफ NH4NO2 decomposes to give N2 gas and water, but a very small amount of two compounds A and B are also formed as impurities, which are then removed by passing the gas in water. These impurities are, ठीक है, इसके लिए आपको इसका रिएक्शन पता होना है, ठीक है। ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है, जो impurities हम लोग को मिलते हैं वो होते हैं N2O and NO2। क्या मिलते हैं N2O and NO2, जहां पर ये N2O जो है ये होता है लाफिंग गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से पूछ लिया है ना, इसीलिए याद आ गया। सो N2O इज लाफिंग गैस, ओके। सो ये हो गया हम लोग का आंसर, ये इम्प्यूरिटीज के तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाफिंग गैस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम HNO2 बाय एडिंग, ठीक है। HNO2 के साथ हम लोग क्या रिएक्ट करवाएंगे ताकि लाफिंग गैस यानी कि N2O फॉर्म हो, ठीक है। आपको पता चलिए कि आपको प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। HNO2 के साथ हम लोग कुछ ऐड करेंगे और प्रोडक्ट में हम लोग को मिलेगा N2O, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं NH2OH। देखिए इसका कंप्लीट रिएक्शन, NH2OH ऐड करेंगे हम लोग को मिलेगा N2O प्लस 2H2O, ओके, N2O प्लस 2H2O, ठीक है, ये हम लोग को मिलेगा। सो हम लोग का जो सही आंसर है दैट इज NH2OH, ओके, ये है हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द पैरामैग्नेटिक वंस आर, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ये हम लोग को इनका एमओ डायग्राम से पता चलेगा, ओके। सो हम लोग इनका एमओ डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर है सबसे पहले क्या सिग्मा 1s, यहाँ पर है उसके बाद क्या सिग्मा 2s, यहाँ पर है उसके बाद क्या जो P वाला, ठीक है। पहले हम लोग नाइट्रोजन के लिए बना लेते हैं, ओके, पहले हम लोग नाइट्रोजन के लिए बना लेते हैं, ओके। सो दैट इज दिस वन, है ना, ये आ जाएगा हम लोग का नाइट्रोजन के लिए, ओके। और ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ पर बना लेंगे ऑक्सीजन और क्लोरीन के लिए, ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा हम लोग का ऑक्सीजन के लिए,
है ना। अच्छा तो B2, ठीक है। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको पता ही होगा, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर बोरॉन में 10 मतलब B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स, O2 में 16, F2 में 18। ओके, C2+ यानी 12 में से एक हटा देंगे तो 11, 12 में से एक ऐड कर देंगे तो 13, ठीक है। अब इनको हम लोग बारी बारी में फिल करते हैं। देखिए 8 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर लिए। तो क्या ये पैरामैग्नेटिक है? नहीं, ये पैरामैग्नेटिक नहीं हुआ, इट इज डायामैग्नेटिक। B2 8 तक आ गया। फिर देखते हैं 9 10, क्या ये पैरामैग्नेटिक है? हाँ ये है तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। दिस इज पैरामैग्नेटिक, आपको यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक, यस। C2 यानी कि 12, ठीक है, 10 तक हुआ था। अच्छा 11, यदि C2+ है, 11 C2+, क्या ये पैरामैग्नेटिक है? हाँ ये पैरामैग्नेटिक है, तो C2+ भी पैरामैग्नेटिक हुआ, ठीक है। अभी तक हम लोग को क्या मिला है? B मिला है, मतलब सॉरी, अभी तक हम लोग को फिर क्या क्या मिला है? देखिए B2 मिला है, C2+ मिला है, अब कौन मिलता है? देखिए 11 में हो गया पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट 12 कर देंगे तो क्या ये पैरामैग्नेटिक रहा? नहीं रहा, ये कैंसिल आउट हो गया। 13 करेंगे, C2 नेगेटिव, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा। इज दिस पैरामैग्नेटिक? हाँ ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी दिया जाएगा C2 नेगेटिव। नेक्स्ट N2 में देखिए एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 14, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक है? नहीं ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, दिस इज डायमैग्नेटिक। अब O2 में देखिए क्या होता है हम लोग का यहाँ पर 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या ये पैरामैग्नेटिक है? हाँ ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक है, तो यहाँ पर O2 भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरीन, ठीक है, 17 18, क्या ये पैरामैग्नेटिक है? नहीं ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, दिस इज कैंसिल्ड आउट, ठीक है। तो हम लोग के पास कौन कौन से पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बच रहे हैं? देखिए B2 C2+ C2- एंड O2, ठीक है। तो ये हम लोग के आंसर्स हैं, ठीक है। देखते हैं B2 C2+ C2- एंड O2, दिस इज आवर आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या बताया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस सेव अस फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ सोलर यूवी रेडिएशन, ठीक है। इनमें से कौन हम लोग को यूवी रेडिएशन से बचने के लिए, ठीक है, बचाता है, ठीक है, यूवी रेडिएशन से हम लोगों को बचाता है, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास रिएक्शन है O3 + HNu गिव्स O2 + O एंड O + O2 गिव्स O3, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन के कारण हम लोग को यूवी रेडिएशन से बच जाते हैं। कैसे? देखिए ओजोन है, ओजोन हम लोग को प्रोटेक्ट करता है सन से। कैसे प्रोटेक्ट करता है? ओजोन के ऊपर जब सनलाइट आएगा, यूवी रेडिएशन लाइट, तो वो O2 और O में स्प्लिट कर गया, यानी कि उसने इस लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, हम लोगों से उसको बचा दिया, मगर ये तो स्प्लिट हो गया, अब तो ओजोन नहीं बचा है, तो ये O2 + O फिर से कंबाइन करके ओजोन बना देते हैं, ठीक है। तो ओजोन आया, ओजोन ने लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, हम लोग को सेव किया, वो टूट गया, फिर से वो फॉर्म होके जिंदा हो गया, ठीक है, इसलिए ये बचा देता है। मगर ये वाला जो है ना, ये सब ना एकदम डिस्ट्रक्ट कर देता है सब कुछ, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC मास स्केल डिस्ट्रक्शन करता है। एक Cl रेडिकल एकदम मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को ऐसे करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो ये हाईली हार्मफुल है हम लोग के लिए, ठीक है, हाईली हजार्डस, ओके, इस पर ये कभी नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, आयोडीन इन ए ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, is easily stabilized by complexation as in ICl2 + 1 ion, which is stable in concentrated HCl. In concentrated and strong acids, I2+ is B cation dimerizing to C species, I4+, here A, B, C are respectively, ठीक है। आपको मतलब क्या पूछा है? देखिए
पूछ रहा है ए में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, यानी ICl2+1 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछा गया है। बी में क्या पूछा है, ये जो I2+ है, ठीक है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये पूछा है। और सी में क्या पूछा है, सी में भी आपको सेम पूछा है, ठीक है, ये I4+ बनता है, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है क्या है, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन देखकर आपको एकदम घबराना नहीं है, आपको अच्छे से इसे देखना है कि पूछा क्या है, ठीक है। आपके पास टाइम भी बहुत कम रहता है, हो सके तो इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके, ICl2+, यहाँ पर हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x+, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इसे x+, यहाँ पर 2 × -1, सॉरी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 × कितना, तो दिस वुड बी, ये यहाँ पर ICl- होगा, ओके, यहाँ पर होगा ICl-, तभी हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वुड बी ICl-, तो यहाँ पर x+, 2 × -1 इज इक्वल्स टू -1, ओके। सो यहाँ से x वुड बी इक्वल्स टू +1, तो यहाँ पर हम लोग का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं I2+ मॉलिक्यूल, I2+ मॉलिक्यूल, इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। I2+ में देखिए आयोडीन में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट वुड बी, तो I2+ में जब आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये जब डाइमेराइज करेगा I4+ में, ठीक है, तो ये डाइमेराइज कर रहा है यहाँ, कि ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, 46 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, H3PO3 एंड H3ASO3 आर बोथ ट्राइबेसिक, या फिर एक डाइबेसिक एक ट्राइबेसिक, या कैसे, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना। इसके लिए हम लोग को इसका स्ट्रक्चर पता होना है, ठीक है। सो H3PO3 इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये आप सभी को पता है, HOO, ठीक है, ये होता है H3PO3। तो ये क्या है, देखिए दिस इज डाइबेसिक, यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकते हैं, सो दिस इज डाइबेसिक, ओके। सो बोथ ट्राइबेसिक, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये डाइबेसिक है, ये ट्राइबेसिक कैंसिल आउट हो गया, बोथ आर डाइबेसिक, ये भी हो सकता है, देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं H3ASO3, इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे होता है, AS, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और एक इसका लोन पेयर, ये होता है AS का स्ट्रक्चर, H3ASO3। इसमें क्या है, देखिए दिस इज एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो दिस इज ट्राइबेसिक, ये ट्राइबेसिक है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या बताया गया है, लेट्स सी। It is possible to prepare a complex octahedral or tetrahedral of D6 metal ion with magnetic moment of 2.6 Bohr magneton under the following conditions. Which of the following alternative is correct? An octahedral complex of D6 metal ion with weak field ligand, a tetrahedral complex of D6 metal ion with weak field ligand, an octahedral complex of D6 metal with strong field ligand, या फिर tetrahedral complex of D6 metal with strong field ligand। यहाँ पर क्या दिया है, 10 वेरी वेरी मोर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, यानी पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी कि इसमें पेयरिंग होगा, यानी कि इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, यानी कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब क्या बोला है, देखिए इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑफ D6 मेटल आयन विथ मैग्नेटिक मोमेंट इसका बताया गया, लेकिन आपको 2.6 बोहर मैग्नेटन, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया गया है 2.6 बोहर मैग्नेटन। और ये देखिए DQT है, यानी कि ये टेट्राहेड्रल आपको यहीं से इंगित कर दे रहा है, ठीक है। तो अंडर द फॉलोइंग कंडीशन विच इज करेक्ट, ओके। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर है हम लोग के पास
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या होना चाहिए, E4 एंड T2 ओके। इसका ये टेट्राहेड्रल है, आपको यहाँ से दिख रहा है, तो ऊपर में आपके पास 3 होंगे, नीचे में आपके पास 2 होंगे, और टेट्राहेड्रल में देखिए कैसे होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तभी हम लोग के पास ये 2.6 का बोर मैग्नेटन पॉसिबल होगा, क्योंकि n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सो म्यू इक्वल्स टू √2 इंटू 2 + 2 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2.6, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हिंट दे दिया गया कि दिस इज टेट्राहेड्रल, और उसमें पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। ये आमतौर पर हम लोग हाई स्पिन देखते हैं टेट्राहेड्रल में, लेकिन कभी कभी लो स्पिन हो सकता है, और ये हाइपोथेटिकल भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वाले ऑप्शंस कैंसिल आउट, ऑक्टाहेड्रल वाले ऑप्शंस कैंसिल आउट, हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल विथ वीक फील्ड लिगेंड या विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑब्वियसली, ठीक है, तभी ये पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का 4, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली बार, ओके। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।